दोस्तों हमने आज टॉपिक लिया है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्लास 8 सीबीएसई का ये टॉपिक है। तो एक्चुअली क्रॉप प्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और इंडिया जैसे बड़े कंट्री में बहुत सारे लोगों को खाना प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारी ज़रूरत होती है। दूसरा क्या है कि जो एनिमल्स होते हैं वो खुद का खाना बना नहीं सकते हैं। तो खुद का खाना नहीं बना सकते हैं तो क्या करते हैं, तो वो अदर प्लांट का खाना खाते हैं, या जो भी अदर प्लांट ने जो भी खाना बनाया वो उनका खाना खाते हैं। तो हमें खाने की ज़रूरत क्यों होती है? तो जो भी हमारे बॉडी फंक्शन होते हैं, तो बॉडी फंक्शन हो गया जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? तो हमें उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। और एनर्जी कहाँ से आएगी? हमें तो खाने से आएगी। तो जो हमारा खाना होता है तो हम प्लांट को भी खा सकते हैं और एनिमल को भी खा सकते हैं, और प्लांट या एनिमल दोनों को खा सकते हैं, और उससे हम हमारा एनर्जी डिराइव कर सकते हैं। तो क्रॉप क्या होता है कि अगर एक जगह पे आपने बहुत सारा सेम काइंड का अगर आपने प्लांट लगाया तो और उनको ग्रो किया तो उस चीज़ को क्या कहते हैं? तो उसको ही कहते हैं क्रॉप, ऐसे कहते हैं। तो क्रॉप के एग्जांपल है वीट है, राइस है, मेज है। तो ये क्या हो गए? ये सब क्रॉप के एग्जांपल हो गए। तो देर आर लाइक मेजरली एनसीईआरटी में दो क्रॉप के बारे में बोला है। खरीफ क्रॉप ऐसे क्रॉप होते हैं जो रेनी सीजन में सो किए जाते हैं। इंडिया में एक्चुअली जून से सितंबर एक्चुअली रेनी सीजन होता है। तो फॉर एग्जांपल पैडी यानी राइस, मेज यानी कॉर्न, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। तो ये क्या है? तो ये खरीफ क्रॉप है। अगर हम रबी क्रॉप की बात करते हैं तो रबी क्रॉप क्या है कि जो एक्चुअली सो किए जाते हैं विंटर सीजन में और ग्रो किए जाते हैं इस दौरान। तो अक्टूबर टू मार्च जो भी एक्चुअली जो क्रॉप इंडिया में ग्रो किए जाते हैं उसको रबी क्रॉप ऐसे कहते हैं। जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, लिनसीड हो गया। तो ये क्या है? तो ये रबी क्रॉप्स है। अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करें तो बहुत सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस दी है एनसीईआरटी में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बोला है, फिर सोइंग बोला है, एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। ये क्या है? तो अलग अलग स्टेप एनसीईआरटी में दिए हैं। तो सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को ही क्या बोलते हैं? प्लोइंग या टिलिंग ऐसे कहते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें क्या किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ फ्लो या टिलर क्या किया जाता है? सॉइल को टर्न किया जाता है टू मेक इट लूज। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं तो रूट अंदर ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं एंड रूट कैन ईजीली ब्रेथ। और जो लूजन सॉइल होता है उसकी वजह से क्या होता है कि अर्थवर्म को या माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए मदद हो जाती है। और क्या होता है कि जो सॉइल होता है, सॉइल का जो फ्यू सेंटीमीटर टॉप लेयर होता है वही क्या करता है? तो प्लांट के ग्रोथ में मदद करता रहता है। जो प्लोइंग है, प्लोइंग को टीलिंग ऐसे भी कह सकते हैं। तो टीलिंग इज द प्रोसेस वेयर लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, उसको प्लोइंग ऐसे कहते हैं। तो प्लो जनरली वुड का भी हो सकता है और आयरन का भी हो सकता है। और लेवलिंग क्या होता है कि प्लोइंग करने के बाद लेवलिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आपने लूजन किया है सॉइल तो उसको लेवल करने का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। वो क्रम्स क्या होते हैं? सॉइल के अगर मान लीजिए बिग क्लम्स है तो उस बिग क्लम्स ऑफ सॉइल को ही क्या बोलते हैं? तो क्रम्स ऐसे कहते हैं। तो जब भी हम एक्चुअली टीलिंग करते हैं तो टीलिंग करने से पहले सॉइल में क्या ऐड किया जाता है? तो सॉइल में मैन्यूअर ऐड किया जाता है, जिससे वो क्या हो जाए कि टीलिंग के साथ सॉइल के साथ मिक्स हो जाए। प्लो जनरली क्या है? तो एक्चुअली जो भी इंस्ट्रूमेंट है हमारा प्लो, तो प्लो क्या होता है? तो प्लो इज यूज टू एंशियंट टाइम से हम यूज़ करते हैं फॉर टीलिंग द सॉइल। और ये एक्चुअली लकड़ी का बना रहता है और एक्चुअली ये खींचा जाता है बाय एनिमल्स लाइक बुल, हॉर्सेस, कैमल, समटाइम्स काउज एंड बफेलोस के द्वारा भी ये खींचा जा सकता है। और इंडिजिनस वुडन प्लो जो अभी है वो अभी इंक्रीजिंगली रिप्लेस बाय द आयरन प्लो नाउअडेज। यानी कि नाउअडेज क्या हो रहा है कि जो भी आयरन प्लोज है तो उससे वो धीरे धीरे करके रिप्लेस हो रहा है। हो क्या है? देखिए एक्चुअली एनसीईआरटी में बहुत अच्छा डायग्राम दिया है प्लो का। तो प्लो का ये देखिए एक्चुअली ये प्लो है। तो प्लो का ये बीम है। उसके बाद ये जो मेटल का हिस्सा है तो मेटल के हिस्से को क्या बोला है उन्होंने? प्लो शेयर बोला है। और जो लंबी डंडी है इसको क्या बोला है? तो प्लो शाफ्ट बोला है। उसके बाद उन्होंने एक हो बोल के एक इंस्ट्रूमेंट है, हो का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। तो हो भी कैसा दिखता है? हो भी एक प्रकार के जैसा ये प्लो ही है, बट एक्चुअली ये किसके लिए यूज़ करते हैं? तो एक्चुअली जो वीडिंग वगैरह है तो वीडिंग को रिमूव करने के लिए हो का इस्तेमाल किया जाता है। हो इज अ सिंपल टूल टू रिमूव वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। इट इज़ यूज बाय द एनिमल लेबर। तो एनिमल से भी खींचा जा सकता है या ह्यूमन लेबर से भी वो खींचा जा सकता है। इवन अभी नाउअडेज एक्चुअली जो मशीन है, मशीन से भी वो हो लगाकर यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या करता है? वीड को रिमूव करता है एंड सॉइल को भी लूजन करता है।
उसके बाद है इंस्ट्रूमेंट कल्टीवेटर। तो कल्टीवेटर क्या है, फॉर एग्जांपल ये जो ट्रैक्टर होता है, तो ट्रैक्टर इज वन टाइप ऑफ क्या है, ट्रैक्टर इज वन टाइप ऑफ कल्टीवेटर ही है। तो नाउअडेज प्लोइंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर, इट सेव्स लेबर और टाइम। तो कल्टीवेटर की वजह से क्या होता है, लेबर और टाइम दोनों बच जाते हैं। उसके बाद आता है प्रोसेस सोइंग। तो सोइंग क्या होता है कि जो भी अच्छा क्वालिटी का और क्लीन हेल्दी सीड है तो उसको ज़मीन में लगाने के प्रोसेस को सोइंग ऐसा कहते हैं। और एक्चुअली जो भी सीड चूज़ किए जाते हैं वो ऐसे चूज़ किए जाते हैं कि जो हाई यील्ड दे सके। तो हाई यील्ड सीड्स आर प्रेफर्ड। जो डैमेज सीड होते हैं तो डैमेज सीड जनरली हॉलो हो जाते हैं और लाइटर इनवेट हो जाते हैं, जिससे आपको सो करने से पहले उनको अलग करना है। यू आर नॉट सपोज टू सो द डैमेज सीड। तो फनेल का भी इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या होता है, फनेल का इस्तेमाल किया जाता है टू सो द सीड। नाउअडेज एक्चुअली सीड ड्रिल आ गया। सीड ड्रिल मैनुअल भी कर सकते हैं और सीड ड्रिल ऑटोमेटिक मशीन के साथ भी आप उसको कंबाइन कर सकते हैं। तो ये जो सीड होते हैं उसको सो करने के लिए यूनिफॉर्मली उसका इस्तेमाल किया जाता है। इक्वल डिस्टेंस पे एट इक्वल डेप्थ पे सीड को सो किया जाता है। और उसके बाद वो जो सीड है जो सो किए हुए हैं उनको एक्चुअली कवर्ड भी किया जाता है सॉइल के साथ। इससे क्या हो जाता है कि ये जो सीड है वो सीड कहाँ से हो जाते हैं, बर्ड से। तो बर्ड क्या करते हैं, उसको खाते रहते हैं, तो उससे डैमेज हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ सीड ड्रिल का एक अच्छा एग्जाम ड्राइंग दिया है एनसीईआरटी में। इवन ये जो फनेल जो हमने बात किया तो फनेल का भी अच्छा ड्राइंग दिया है कि जो आपको सीड सो करने में मदद करता है। सीड ड्रिल से जो भी एक्चुअली हमने सो किए हैं तो वो सीड क्या होता है अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे लगाने चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा ओवर क्राउडिंग हो जाएगा। और ओवर क्राउडिंग की वजह से क्या हो जाएगा, जो भी प्लांट है तो प्लांट को सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट, वाटर और स्पेस नहीं मिलेगा टू ग्रो करने के लिए। तो अभी क्या होता है कि कभी कभी मान लीजिए गलती से अगर ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो गया तो कुछ प्लांट आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको पुल आउट करने पड़ेंगे टू अवॉइड द ओवर क्राउडिंग। अगर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स की बात करें तो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या है, दीज आर द सब्सटेंसेस जो हम ऐड करते हैं सॉइल में, तो इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यानी कि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं और फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो जो मैन्योर होते हैं वो नेचुरल रहते हैं और फर्टिलाइजर जो होते हैं वो केमिकल होते हैं। तो केमिकल हम क्या है फैक्ट्रीज में बनाते हैं। तो अगर हम कंटिन्यूसली अगर क्रॉप को ग्रो करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉइल पुअर हो जाएगा न्यूट्रिशन में। तो यानी कि जब नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्लांट को ग्रो करेंगे तो आपको उतना यील्ड नहीं मिलेगा जितना आपको लास्ट टाइम मिला है, प्रीवियस टाइम मिला है। तो इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग भी अगर आपके पास रहेगा, यानी कि आपने अच्छे से उसको मैन्योरिंग या फर्टिलाइजिंग नहीं किया, तो भी आपके जो भी प्लांट आएंगे वो वीकली ग्रो हो जाएंगे। तो मैन्योर क्या है, मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो हमें डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट या एनिमल के वेस्ट से मिलता है। और जो डिकम्पोजिशन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करते हैं। तो ऑर्गेनिक जो मैन्योर है वो डिकम्पोज मैटर होता है। अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स एक्चुअली फैक्ट्रीज में बनते हैं। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये क्या है, तो ये प्लांट रिच न्यूट्रिएंट्स है। तो ये क्या करते हैं, तो ये प्लांट को ग्रो करने में मदद करते हैं, अच्छा आउटपुट देने के लिए मदद करते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स यूज़ किया फार्म में तो क्या होता है, उससे सॉइल लेस फर्टाइल हो जाता है। अगर फर्टिलाइजर्स की बात करें तो वो क्या होता है कि एक वाटर पोल्यूशन का एक सोर्स है। अगर हम मैन्योर की बात करते हैं तो उससे क्या होता है कि सॉइल टेक्सचर इंप्रूव हो जाता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल इंप्रूव हो जाता है। और जो भी सॉइल के पास जो भी लूज किए हुए जो भी न्यूट्रिएंट है वो रिप्लेनिश करने का काम भी क्या करता है, तो मैन्योर करता रहता है। अगर आपने कुछ समय के लिए मान लीजिए जो 3 महीने से 6 महीना अगर लैंड को अनकल्टिवेटेड रखा, जिसको क्या बोलते हैं फैलो लैंड ऐसे कहते हैं, तो अगर आपने लैंड को फैलो कंडीशन में रखा, यानी कि कुछ भी उस पर ग्रो नहीं किया, तो भी उससे क्या हो जाता है कि जो भी उसमें जो न्यूट्रिएंट है वो रिप्लेनिश होने में मदद हो जाती है। क्रॉप रोटेशन करने से भी जो न्यूट्रिएंट लूज आउट हो गए हैं सॉइल में, तो उसको भी रिप्लेनिश होने में यानी कि वापस आने में मदद हो जाती है। तो अगर हम डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली ग्रो करते हैं तो उससे भी क्या होता है, न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश हो जाते हैं। तो पहले के में एक्चुअली जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड के जो भी फार्मर है वो जनरली क्या करते हैं, लेग्यूम लगाते हैं, लेग्यूम के बाद वीट लगाते हैं। उससे क्या हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो भी नाइट्रोजन लूज आउट हुआ है सॉइल में तो रिप्लेनिश होने में मदद करते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट क्या करते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट एक्चुअली सॉइल में नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उनके रूट नोड्स में पाया जाता है और वो मदद करता है जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने में, यानी कि उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट
उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो नाइट्रेट और नाइट्राइट ये ऐसे फॉर्म है नाइट्रोजन के जो प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं तो फर्टिलाइजर्स एक्चुअली मैनमेड होते हैं, वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, वो फैक्ट्रीज में बनते हैं और वो कोई भी ह्यूमस ऐड नहीं करते हैं सॉइल में। और वो लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये न्यूट्रिएंट उनके पास बहुत सारे ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। अगर कंपैरिजन में अगर हम मैन्योर देखें तो मैन्योर क्या होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो वो प्रिपेयर किए जाते हैं नेचुरली, यानी कि फार्म पे ही वो तैयार हो जाते हैं। प्रोवाइड लॉट ऑफ ह्यूमस, वो बहुत सारे ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, और वो एक्चुअली उतना न्यूट्रिएंट नहीं दे पाते हैं जितना वो आपको केमिकल फर्टिलाइजर उसमें दे सकता है। अगर मान लिया आप मैन्योर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल का वो इंक्रीज हो जाता है, उससे सॉइल पोरस हो जाता है और गैसियस एक्सचेंज उसमें अच्छा हो जाता है। तो गैसियस एक्सचेंज होने के कारण उसमें अर्थवर्म माइक्रोब्स अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। अगर मैन्योर की बात करें तो वो फ्रेंडली फॉर माइक्रोब्स होता है, और टेक्सचर जो है सॉइल का जो टेक्सचर है उसको इम्प्रूव करने में भी उसकी मदद होती है। इरीगेशन क्या है, इरीगेशन यानी कि जब भी हम जो भी कोई क्रॉप है तो क्रॉप को अगर हम पानी देते हैं या वाटरिंग करते हैं तो उसको इरीगेशन ऐसा कहते हैं। तो पानी की ज़रूरत हमें किसके लिए है, तो जीने के लिए है, ग्रोथ के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है। तो जो प्लांट होते हैं तो प्लांट में 90% क्या होता है, तो 90% वाटर ही रहता है। तो जर्मिनेशन जो होता है किसी भी प्लांट का तो दैट कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट द वाटर। तो ड्राई कंडीशन में तो जर्मिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। और जो भी वाटर में जो भी डिजॉल्व मान लीजिए न्यूट्रिएंट है, मिनरल है, तो वो सब एक्चुअली प्लांट के रूट एब्जॉर्ब करते हैं एंड प्लांट के सब हिस्सों में भेजे जाते हैं। तो वाटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस वाटरिंग को ही इरीगेशन ऐसा बोला जाता है। तो इरीगेशन की वजह से क्या होता है कि वाटर जो होता है वो सेव करता है प्लांट को फ्रॉस्ट से या हॉट एयर करंट से। और फॉर हेल्दी क्रॉप रोटेशन के लिए भी जो प्लांट है प्लांट को कंटिन्यूसली वाटर करना चाहिए। तो इरीगेशन क्या है, तो इरीगेशन इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल। तो वो रेगुलर इंटरवल किस पे डिपेंड करेगा, तो क्रॉप पे डिपेंड करेगा, सॉइल पे डिपेंड करेगा और सीजन टू सीजन डिफर करेगा। यानी कि अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग सीजन में आपको क्या अलग अलग पानी का लेवल सप्लाई करना पड़ेगा। पहले एक्चुअली जो सोर्सेस होते हैं पानी के लिए वो क्या है, कि वेल है, ट्यूबवेल है, पॉन्ड है, लेक है, रिवर है, डैम है, कैनल है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ फॉर द इरीगेशन ऑफ द वाटर। एक्चुअली ट्रेडिशनल जो मेथड है यानी कि पानी जो देना है प्लांट को, तो वो लेक से दे सकते हैं, वेल से दे सकते हैं, लेक से दे सकते हैं, कैनल से दे सकते हैं। वाटर लिफ्ट किया जाता है ह्यूमन लेबर से या एनिमल लेबर से। लेकिन ये मेथड क्या है, चीपर है लेकिन लेस एफिशिएंट है, यानी इसमें वाटर वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो बहुत सारे मेथड है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मोड पुली सिस्टम है, चेन पंप सिस्टम है, ढेकली सिस्टम है एंड राहट सिस्टम है। तो एनसीईआरटी में कुछ वाटर के ये दिए है सिस्टम, देखिए। तो यहाँ ये मोड सिस्टम दिया है, यहाँ ये चेन पंप सिस्टम है, और यहाँ ये ढेकली सिस्टम है, ये ढेकली सिस्टम है, ये चेन पंप सिस्टम है, ये मोड सिस्टम है, और ये जो है तो ये राहट सिस्टम है। मराठी में तो हम उसको राहट ऐसे कहते हैं। और ये अगर मान लीजिए अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में देखो तो स्प्रिंकलर सिस्टम है, उसके बाद ये ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है। तो इरीगेशन जो होता है तो जो इरीगेशन जो है, तो अगर मॉडर्न मेथड की बात करें तो मॉडर्न मेथड में क्या करते हैं, तो वाटर का यूज़ इकोनॉमिकली हम कर सकते हैं उसकी वजह से। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि स्प्रिंकलर सिस्टम में अगर अनइवन लैंड है कि जहाँ सफिशिएंट वाटर नहीं है, तो वहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टू वाटर सेविंग में। तो जो भी लॉन होते हैं या कॉफ़ी प्लांटेशन है, यहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अगर ड्रिप सिस्टम की बात करें तो ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि जो वाटर है, वाटर कहाँ डायरेक्टली कहाँ छोड़ा जाता है, रूट एट द प्लांट छोड़ा जाता है, जिसमें बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होता है वाटर का। तो जहाँ ऐसा एरिया है कि जहाँ वाटर स्केर्सिटी बहुत हाई है, तो वहाँ ड्रिप सिस्टम बहुत अच्छे से मदद करेगा। तो ड्रिप सिस्टम इस्तेमाल करते हैं फ्रूट प्लांट के लिए, गार्डन्स के लिए, ट्रीज के लिए। तो ये मेथड ड्रिप सिस्टम वहाँ यूज़ किए जाते हैं। क्रॉप ग्रो होने के बाद एक्चुअली उसको वीड से प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। तो वीड प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, वीड एक्चुअली उसको ख़राब करना चालू कर देंगे या उसको लेस वीक बना देंगे। तो जो भी जो अदर अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो करते हैं अलॉन्ग विद द क्रॉप, उसको भी वीड ऐसा कहा जाता है। वीडिंग ऐसा प्रोसेस है कि जहाँ हम रिमूव करते हैं वीड को मैन्युअली या मैकेनिकल
मैकेनिकल पद्धति से, मशीन पद्धति से, तो उसको कहते हैं वीडिंग। तो वीडिंग क्या करता है, तो वीड कॉम्पीट करता है क्रॉप के साथ सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, न्यूट्रेंट के लिए एंड स्पेस के लिए। तो एक्चुअली सम वीड्स क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, एनिमल के लिए भी पॉइजनस है और ह्यूमन बींग के लिए भी पॉइजनस है। तो अगर आपको वीडिंग करना है तो वीडिंग के लिए टीलिंग एक प्रोसेस है। टीलिंग प्रोसेस मैनुअल भी हो सकता है और मशीनाइज भी, मैकेनाइज भी हो सकता है। तो मैनुअल रिमूविंग भी हो सकता है। तो अपरूटिंग करते हैं, उसमें कटिंग डाउन भी करते हैं वीड का। तो अगर मैनुअल है तो हम खुरपी से कर सकते हैं, अगर मान लो ऑटोमेटिक है तो उससे सीड ड्रिल से भी कर सकते हैं। वीडीसाइड्स क्या होता है, तो वीडीसाइड ऐसे केमिकल है कि जो कंट्रोल करते हैं वीड की ग्रोथ को। तो एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिए थे, 2,4D बोल के एक वीडीसाइड केमिकल है कि जो वीडीसाइड बोल के यूज़ किए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, वीडीसाइड डैमेज क्रॉप को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करते हैं। वो जो भी वीडीसाइड होता है उसको पानी के साथ डाइल्यूट किया जाता है और स्प्रे किया जाता है क्रॉप के ऊपर। और जो फ्लावरिंग जो जनरली जब होता है क्रॉप का, तो उसके पहले ही एक्चुअली आपको वीडीसाइड यूज़ करना है। और ये जो वीडीसाइड होते हैं वो हार्मफुल होते हैं फार्मर के लिए। तो फार्मर जब भी उसको स्प्रे करता है, इट इज़ फैटल फॉर देम एंड इट इज़ डेंजरस फॉर देम। अगर हम हार्वेस्टिंग बात करें, जब भी मान लीजिए हमारा प्लांट ग्रो हो गया, तो उसके बाद कटिंग का टाइम आएगा। तो कटिंग के टाइम को ही क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग ऐसे कहते हैं, कटिंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर्ड। तो मैच्योर्ड क्रॉप को काटने के प्रोसेस को ही हार्वेस्टिंग ऐसे कहते हैं। तो हार्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, तो एक तो क्रॉप को पुल आउट कर सकते हैं कम्प्लीटली, या अदरवाइज नियर ग्राउंड उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम काट सकते हैं विद द हेल्प ऑफ खुरपी। तो जो सीरियल क्रॉप होते हैं उनका जो लाइफ टाइम होता है लगभग 3 से 4 मंथ का मैच्योर्ड होने में उनको समय लगता है, 3 से 4 महीने। हार्वेस्टिंग कैसे की जा सकती है, तो खुरपी से किया जा सकती है, या सिकल से की जा सकती है, या मशीन से भी की जा सकती है। हार्वेस्टर वगैरह जो है उससे भी की जा सकती है। अगर हम थ्रेशिंग की बात करें, तो थ्रेशिंग क्या है, जो भी हार्वेस्टेड जो क्रॉप है, तो उसको अगर हम ग्रेन को सेपरेट कर रहे हैं चाफ से, तो उसको ये थ्रेशिंग ऐसा कहते हैं। मशीन भी आती है हार्वेस्ट करने के लिए भी और थ्रेशिंग करने के लिए, तो उसको कंबाइन ऐसे मशीन का नाम दिया है। तो ये वीडीसाइड का एक फ़ोटो दिया है एनसीईआरटी में। उसके बाद ये जो सिकल है, तो सिकल का एक फ़ोटो दिया है एनसीईआरटी में। और उसके बाद एक जो हार्वेस्टर कंबाइन बोल के एक मशीन है जो थ्रेशिंग एंड हार्वेस्टिंग दोनों कंबाइन करेगा। और उसके बाद एक फ़ोटो दिया है विनोइंग का, तो जिसमें भी हम क्या करेंगे, ग्रेन को सेपरेट करेंगे इससे शार्प से। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है, बड़े बड़े ग्रैनरीज को फोटो दिया है, इवन स्टोरेज का भी एक फ़ोटो दिया है कि हाउ टू डू स्टोरेज ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप। और उसके बाद ये है तो विनोइंग है, विनोइंग का एक फ़ोटो दिया है, विनोइंग कैसे करते हैं। तो विनोइंग क्या है, विनोइंग एक एक्चुअली अगर छोटा किसका भी लैंड होल्डिंग है तो वो क्या करते हैं, तो सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ एयर, उसको ही क्या कहते हैं, तो इसको विनोइंग ऐसे कहते हैं। तो बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे पोंगल है, बैसाखी है, होली, दिवाली, नब्बियाना, बिहू। तो ये अलग अलग फेस्टिवल है इंडिया में जो हार्वेस्टिंग सीजन बोल के सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो जब भी हमने हार्वेस्ट किया है क्रॉप, तो उसको स्टोरेज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हार्वेस्टेड अगर मान लीजिए हमने अगर उसको स्टोरेज सही से नहीं किया, तो क्या हो सकता है, तो वो पेस्ट हो गया, मॉइस्चर हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, रैट्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, तो ये उसको ख़राब कर सकते हो। और जो भी ख़राब किया हुआ जो भी आपका ग्रेन है, तो वो क्या होगा, अनयूज रहेगा, वो अनफिट रहेगा फॉर द कंजम्पशन एंड फॉर यूटिलाइजेशन आल्सो। तो जो स्टोरेज करने से पहले हमें क्या करना है, तो स्टोरेज करने से पहले हमें जनरली एक्चुअली जो भी ग्रेन्स है तो उनको एक्चुअली ड्राई करना है सन में। उससे क्या हो जाएगा कि जो मॉइस्चर है वो रिड्यूस हो जाएगा। और जैसे मॉइस्चर रिड्यूस हो जाता है तो वो क्या होता है कि इंसेक्ट हो गया, पेस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजा हो गया, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, तो उनके अटैक से वो बच जाते हैं। और यानी कि उनका जो अटैक करने का इंटेंसिटी वो कम हो जाता है। तो जो भी अगर स्टोरेज है, तो स्टोरेज के लिए हम जूट बैग यूज़ कर सकते हैं या मेटेलिक बिन यूज़ कर सकते हैं। जो सिलो जो बड़ी बड़ी ग्रेनरीज होती है, तो बड़ी बड़ी ग्रेनरीज में क्या किया जाता है, तो जो हमारा जो भी क्रॉप है, जो ग्रेन वगैरह है, तो उसको ग्रेन हो गया, सीड हो गया, तो उसको क्या करते हैं, तो स्टोर किया जाता है। तो सिलोस क्या करता है, तो सिलोस प्रोटेक्ट करता है ग्रेन को या सीड को रैट से, इंसेक्ट से और अदर ऑर्गेनिज्म से। अगर आप मान लीजिए होममेड लेवल की अगर बात करें ऑर्गेनिक पद्धति से, तो हम नीम लीव्स का भी यूज़ कर सकते हैं टू सेव इट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं
तो केमिकल का भी यूज़ स्टोरेज के लिए कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि प्रोटेक्ट जो भी ये केमिकल यूज़ करते हैं तो उससे प्रोटेक्ट हो जाता है पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, मान लीजिए अगर हमने बहुत बड़ा लार्ज स्केल पे बहुत सारे एनिमल अगर ग्रो किए हैं फॉर व्हाट कहते हैं बिजनेस पर्पज और कमर्शियल पर्पज, तो इन प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, तो इस पर प्रोसेस को ही एनिमल हस्बेंड्री ऐसे कहा जाता है। जो कॉड लिवर ऑयल होता है जो हमें फिश से मिलता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमें विटामिन डी मिलता है।